दोस्तों और साथियों, 15 अगस्त 2026 का दिन एक लड़की के लिए कयामत बन करके आया था। जहां पूरा देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, वहीं उस लड़की के ऊपर 3 दरिंदे ऐसा वहशियाना सलूक कर रहे थे कि सुनकर और देखकर रूह कांप जाए। दोस्तों, वो लड़की अनजान थी। उसको नहीं पता था कि अगले कुछ पलों में उसके साथ क्या होने जा रहा है। वो सीधी सादी इस सारे खतरे से अनजान पहुंच जाती है अपने दोस्त के बुलाने पर उसके घर। दोस्त ने उस लड़की को बुलाया था कि घर में कोई नहीं है, आ जाओ, तुमसे कुछ बातें करनी है। शायद लड़की उसको पहले से जानती और पहचानती थी और उसको ये नहीं पता था कि उसका वो वहशी दोस्त आज अपने दिल में क्या अरमान लिए हुए बैठा है। इस स्टोरी को पूरा सुनिए। और दोस्तों, जब हम इस देश में जहां खुली हवा में सांस लेने के लिए सन 1947 में अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी गई और इस देश को शहीदों के खून से आज़ाद कराया गया, लेकिन आज भी हम ऐसी मानसिक गुलामी से जूझ रहे हैं कि कुछ लोग अपनी पैर की जूती समझते हैं औरतों को, कुछ लोग गुलाम समझते हैं औरतों को और ये समझते हैं कि इस औरत को या इस लड़की को मैं जैसे जी चाहूँगा वैसे इस्तेमाल करूँगा। पूरी घटना आप सुनोगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी। मैं खुर्शीद अहमद भाई जी आज आपको दास्तान ज़िंदगी 786 में इस स्टोरी को सुना रहा हूँ। बस आपसे इसी तरह से उम्मीद है कि आप पहले की तरह मुझे अब भी प्यार देते रहोगे और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा हौसला ज़रूर बढ़ाते रहोगे। हमारे यूट्यूब परिवार का हिस्सा बने। पूरी कहानी मैं आपको विस्तारपूर्वक बताने जा रहा हूँ। सुनिए, 15 अगस्त 2026 का वो दिन उस लड़की के लिए कैसे काल बन गया और कैसे कयामत बनकर टूटा उस लड़की के ऊपर वो दिन। 3 दोस्त उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं और वो भी ज़बरदस्ती। ज़रा सोच करके तो देखो, इमेजिन तो करो, जिस औरत के साथ ज़बरदस्ती 3-4 लोग उसके ऊपर हैवानियत करते हैं, दरिंदगी करते हैं, क्या हाल होता होगा उसके। और जब कोई भी लड़का हो या कोई शादीशुदा मर्द हो, भले ही वो अपनी पत्नी के साथ ज़बरदस्ती करता है ना, तो वो हैवान बनता है, जानवर बन जाता है। एक औरत अपनी मर्ज़ी के साथ अपने शौहर के साथ या पति के साथ रिलेशन बनाती है, दिन रात वो उसके साथ संबंध में रहती है, संबंध बनाती है, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर वही औरत ज़बरदस्ती आधे घंटे के लिए भी झेल नहीं पाती और बर्दाश्त नहीं कर पाती। दोस्तों, आपको मैं जिस लड़की के बारे में बताने जा रहा हूँ, ये लड़की लखीमपुर खीरी की रहने वाली थी। लखीमपुर खीरी की ये पूरी घटना और पूरी वारदात है। जिन 3 लड़कों ने इस वारदात को अंजाम दिया, मैं आपको बाकायदा उनके नाम भी बता रहा हूँ। 15 अगस्त 2026 को एक लड़की जो है वो अपने दोस्त के घर जाती है। दोस्त ने उसको फ़ोन करके बुलाया कि घर में कोई नहीं है और तुमसे मिले हुए भी काफ़ी दिन हो गए और तुमसे कुछ बात करनी है। लड़की ने सोचा कि शायद पता नहीं कौन सी ऐसी इमरजेंसी आ गई है या कौन सी ऐसी बात करनी है जिसने इतनी इमरजेंसी के लिए मुझे बुलाया है। लड़की बेचारी चुपचाप आगे के ख़तरे से नामालूम कि क्या उसके साथ होने वाला है, वो पहुंच जाती है दोस्त के घर। जब उसने देखा कि उसके बुलाने पर वो लड़की वहां पहुंच गई है, तो वो अपने 2 दोस्तों को और फ़ोन कर देता है। तीनों दोस्तों के नाम मैं आपको बारी बारी से आगे बताऊंगा जो भी है। लड़की का नाम मैं नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ प्राइवेसी का भी ख्याल रखा है। ये घटना इस तरह की है, ये वारदात इस तरह की है कि मैं लड़की का नाम इसमें आपको नहीं बता रहा हूँ। अब जब एक दोस्त ने अपनी दोस्त को घर मिलने के लिए बुलाया, कुछ बात करने के लिए बुलाया, तो वो लड़की आ गई थी। आने के बाद इसने अपने दोस्तों को भी फ़ोन कर दिया। दोस्तों को फ़ोन किया कि भाई साहब, आज से बढ़िया मौका कुछ नहीं हो सकता, घर मेरा पूरी तरह से खाली है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और वो लड़की जिसको मैंने तुम्हें बताया था कि उसके मज़े चखाऊंगा और दावत दूंगा तुम्हें और तुम्हें कोई ऐसा सरप्राइज़ दूंगा कि जो तुम याद रखोगे, आज वो सरप्राइज़ का दिन है। लड़की आ चुकी है, तुम भी फ़ौरन आ जाओ। दोस्तों ने दोस्त के फ़ोन पर ये आमंत्रण सुना और ये बात सुना तो खुशी से उछल उठे और फिर फ़ौरन अगले ही पल उसके घर पहुंच जाते हैं।
लड़की पूछती है अपने दोस्त से कि मुझे क्या बात करने के लिए बुलाया था, बताओ। वो इधर उधर की बातें हिले करने लगता है। जब ये दोनों दोस्त भी वहाँ पहुँचते हैं तो लड़की कुछ हिचकिचाई कि मामला क्या है पता नहीं, लेकिन ये आदमी जो था, ये लड़का जिसने इसे बुलाया था लड़की को, ये बहाना कर देता है। कहता है कि ये मुझसे मिलने के लिए आए हैं, तुम बिल्कुल कंफर्ट रहो, कोई इस तरह की किस तरह की कोई बात नहीं है। कुछ देर के बाद उनमें से एक दोस्त उठता है और जो घर का मेन दरवाज़ा था वो बंद कर देता है। मेन दरवाज़ा बंद हुआ तो लड़की ने पूछा कि ये दरवाज़ा आपने क्यों बंद कर दिया। लड़की अब भी अनजान और बेखबर थी, उसको अब भी ये नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। जब दरवाज़ा बंद हो गया, अब इन लड़कों ने देखा कि बाहर से अंदर आने वाला कोई नहीं है और इस लड़की की आवाज़ भी, ये किसी को मदद के लिए बुलाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी, तो कोई आने वाला नहीं है। अब वो इससे असली बात कहते हैं कि देखो, हम तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं, कुछ तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, हमें वो करने दो। लड़की के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। ये लड़की अपने उस दोस्त से जिसने इसको बुलाया था उससे कहती है कि तुम मेरे साथ ये क्या गलत करना जा रहे हो और तुमने इनको क्या इसी काम के लिए बुलाया है, मेरे साथ गलत करने के लिए। वो कहता है कि हाँ, आज तुम हम तीनों दोस्तों को खुश कर दो और फिर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम आराम से चली जाना। लड़की मना करती है कि मैं इस काम के लिए यहाँ पर नहीं आई थी, ये काम गलत है बिल्कुल और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। ये लड़के जब देखते हैं कि लड़की किसी भी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये तीनों उसके ऊपर झपट पड़ते हैं। एक हाथ पकड़ता है, एक पैर पकड़ता है और फिर एक इसके कपड़े नोच डालता है, यानी इसके कपड़े उतार कर फेंक देता है। उस वक्त में ये तीनों लड़के शैतान बन चुके थे। इन तीनों लड़कों के ऊपर हैवानियत पूरी तरह से सवार हो चुकी थी। एक एक करके लड़की को ये वस्त्रहीन कर देते हैं, यानी एक एक करके उसके कपड़े नोच डालते हैं और उसको नंगा कर देते हैं। उसके बाद जो हुआ दोस्तों, उस कमरे में वो चीखें, वो आवाज़ें, वो रहम की भीख, वो हाथ जोड़ना, वो चीखना चिल्लाना, वो सब कुछ हुआ, लेकिन उन दरिंदों को बिल्कुल भी उसके ऊपर ज़रा भी रहम नहीं आया। उन्होंने उसको तभी छोड़ा जब वो तीनों अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं और अपने मकसद में वो कामयाब होते होते उस लड़की को पूरी तरह से निढाल कर देते हैं। लड़की पूरी तरह से ज़ख्मी हो गई थी और उसके शरीर के जो अंग हैं, हाथ पैर उसके वो काम करना बंद कर देते हैं। वो इतनी तरह से पूरी जो थी वो निढाल हो चुकी, चलना फिरना भी उसको मुश्किल हो गया और वो पूरी तरह से उसके प्राइवेट पार्ट्स वगैरह ज़ख्मी हो जाता है, क्योंकि ये तीनों जो उसके ऊपर बरसे थे वो क़यामत बनकर के बरसे थे। और उस वक्त में वो लड़की ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे दुनिया में ही वो नर्क भोग रही हो। वो तीनों उसके जिस्म से खेल रहे थे, लेकिन वो लड़की ऐसा महसूस कर रही थी जैसे उसके जिस्म पर कोई सांप लौट रहे हों, जैसे उसके जिस्म को किसी अजगर ने लिपट गया हो, उसके जिस्म से उसको अपनी लपेट में ले लिया हो किसी अजगर ने। लड़कों ने बारी बारी से तीनों ने अपनी हैवानियत को पूरा किया और उस दरिंदगी को पूरा अंजाम देने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। ये बेहतर रहा कि उस लड़की को सबूत मिटाने के लिए उन्होंने मारा नहीं है, बल्कि ज़िंदा छोड़ दिया। आपको पता है कि अक्सर ऐसे मामलों में ज़्यादातर लड़कियों की जान चली जाती है, क्योंकि क्राइम करने वाले जो भी होते हैं वो क्राइम तो कर देते हैं, लेकिन बाद में ये सोचते हैं कि अब हमारा भांडा फूट जाएगा और ये सबको बता देगी। तो इसलिए बचने के लिए पहले क्राइम जो उन्होंने किया दुष्कर्म का, और फिर उससे भी बड़ा वो क्राइम करते हैं उसकी हत्या करने का। लेकिन यहाँ पर यह गनीमत रही कि इन तीनों लड़कों ने इस लड़की को ज़िंदा छोड़ दिया और उसी मुर्दा हालत में, यानी ज़ख्मी हालत में, उसको छोड़ करके वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। लड़की जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है। कुछ देर वहाँ पर वो पड़ी रहती है। जब उसके हाथ पैरों में, शरीर में थोड़ा सा सुकून मिलता है तो वो वहाँ से उठती है, गिरती पड़ती अपने घर पहुँचती है। घर पहुँचते पहुँचते उसकी हालत और भी ज़्यादा निढाल हो चुकी थी। घर वालों ने जब देखा बेटी की हालत तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। घर वालों ने पूछा, ये हालत तुम्हारी कैसे की? तो वो क्योंकि तीनों लड़कों को जानती थी, सब कुछ उसने विस्तार पूर्वक बता दिया कि इस तरह से मुझे पहले धोखे से बुलाया गया कुछ बात करने के लिए, मैं वहाँ पर बात करने के लिए गई तो फिर उसने अपने दो दोस्तों को और बुला लिया और फिर तीनों ने मिलकर मेरे साथ
हैवानियत को अंजाम दिया। मैं उनसे दुहाई मांगती रही, मैं उनसे भीख मांगती रही, मैं उनसे रहम की अपील करती रही, लेकिन किसी भी तरह से उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा और इस तरह से मेरी ये हालत उन्होंने कर दी है। घर वालों को अपनी बेटी की ये हालत देखकर जाहिर बात है दोस्तों, किसी की भी बेटी के साथ ये घटना घटे उसकी तो जीते जी मौत हो जाती है। यहाँ एक औरत ही नहीं, एक लड़की की आत्मा ही नहीं मरती, बल्कि साथ साथ में उसके घर वालों की भी आत्मा छलनी हो जाती है। उसी वक्त फ़ौरन घर वाले जो है वो पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं। लड़की नामजद तीनों का नाम बताती है और फिर पुलिस हरकत में आती है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले को गंभीरता से लिया और फिर उन तीनों लड़कों के लिए धरपकड़ शुरू कर दी और फिर बहुत जल्द उन तीनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आज हम ऐसे देश में जो है सांस ले रहे हैं जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, जिसको भारत कहा जाता है। और दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और इसी 15 अगस्त 2026 को एक लड़की को वहशाना तरीके से उसकी अस्मत को तार तार किया गया, उसके साथ हैवानियत की गई, उसके साथ दरिंदगी की गई। आपको पता है कि 26 जनवरी का दिन आए गणतंत्र दिवस या 15 अगस्त का दिन आए स्वतंत्रता दिवस, इन दिनों को हम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। लेकिन कुछ दरिंदों की मानसिकता ऐसी होती है कि वो मौके की तलाश में रहते हैं, जैसे ये तीनों थे। अब इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तीनों के नाम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीनों के नाम आपको मैं बताऊंगा और उम्र इनकी क्या थी वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, इनकी उम्र 19 से लेकर के 23 साल थी। एक लड़का इनमें 23 साल का था और दो लड़के इनमें 19 साल के थे। एक लड़के का नाम था इसमें नामजद आरोपियों में मधुमेश मिश्रा, जिसकी उम्र 19 साल होती है। दूसरे का नाम सिद्धार्थ श्रीवास्तव, जिसकी उम्र 22 साल होती है। और विष्णु कनौजिया, ये भी 19 साल का होता है। इनको गिरफ्तार करके संबंधित धाराओं में इनका चालान किया जाता है और इनको फिर जेल में भेज दिया जाता है। इनका चालान करके जेल में भेज दिया जाता है। उधर लड़की की हालत को देखते हुए सबसे पहले उसको चिकित्सालय भेजा जाता है, यानी उसका जो है वो डॉक्टरी इलाज कराया जाता है। डॉक्टरों ने लड़की का अच्छी तरह से चेकअप किया, मेडिकल किया। ये पुष्टि हो गई कि इसके साथ बर्बरता ही है और इसके साथ पूरी तरीके से हैवानियत को अंजाम दिया गया है। लड़की अभी तक कहानी लिखे जाने तक जो है वो अस्पताल में थी। धीरे धीरे लड़की की हालत में सुधार हो रहा है और लड़की जो है वो वापसी की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर हम ये अच्छी बात मानेंगे कि यहाँ पर लड़की की जान बच गई, लेकिन उसकी आत्मा पर एक ऐसा जख्म लगा और ऐसा दर्द उसे ज़िंदगी भर के लिए मिला कि वो ज़िंदा तो रहेगी, लेकिन शायद कहीं ना कहीं उसकी आत्मा मर चुकी है। मर्द ज़ात से उसको नफ़रत हो चुकी है। दोस्तों, इन्हीं मर्दों में बाप भी होता है, भाई भी होता है, ताऊ भी होता है, चचा भी होता है, मौसा भी होता है। बहुत सारे रिश्ते होते हैं इन्हीं मर्दों में। और इन्हीं मर्दों में वही जानवर इंसान भी होते हैं जो एक लड़की को सिर्फ़ और सिर्फ हवस की नज़र से देखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ उसे मौज मस्ती का सामान समझते हैं। ऐसे लड़कों को जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, वो किसी मज़हब के हों, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सरकार को चाहिए कि जिस तरह से पॉक्सो कानून आया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट है, तो इन मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो बलात्कार को लेकर ही फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे। और फास्ट ट्रैक कोर्ट का मकसद ही ये होता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द मामले की सुनवाई करके, निपटारा करके महीने 2 महीने में, और क्राइम करने वाले इंसान को, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, वो कोई भी हो, उसको उसके किए की सज़ा वक्त रहते दे दी जाए। और आज लोगों के हौसले इसीलिए बुलंद हैं और लोग इन वारदातों को ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए अंजाम देते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आज कहीं मार काट ये वो तमाम इन चीज़ों को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। हर रोज़ कहीं ना कहीं से किसी के साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म का प्रयास करना, दुष्कर्म होना, ज़बरदस्ती दुष्कर्म के करने के बाद
उसकी हत्या कर देना, ये मामले तमाम आम हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में इस तरह की वारदातें जो है वो, और इस तरह की सच्ची घटनाएं आप लगातार रोज़ाना पेपरों में और न्यूज़ चैनलों में और हम जैसे यूट्यूबरों से आप सुनते रहते हो और देखते रहते हो। इसका आखिर अंत क्या होगा? ये मामलात और हालात काबू में कब आएंगे? और ये मामलात और हालात काबू में तभी आएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट तो बना दी हैं, लेकिन सूत्रों के अनुसार और आंकड़े बताते हैं कि कई हज़ार या लाखों मुकदमे उसमें अब भी पेंडिंग हैं। जैसे कि अन्य और सुप्रीम कोर्ट होती है, हाई कोर्ट होती है, इस तरह की जो और कोर्ट होती हैं, वहाँ कई लाख मुकदमे जो है वो लोगों के पेंडिंग पड़े रहते हैं। इसलिए खासकर स्पेशल तौर पर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाए गए उसका मकसद यही था कि जल्दी से जल्दी निपटारा। लेकिन ये हिंदुस्तान है दोस्तों, यहाँ पर किसी भी बड़े से बड़े जुर्म की सज़ा जो है ना वो बहुत देर में जाकर के मिलती है। सज़ा अगर मिलती भी है तो तब जाकर मिलती है जब पीड़ित जो है ना वो थक जाता है, उसके घुटनों की जान खत्म हो जाती है, उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं, तब कहीं जाकर के इंसाफ मिलता है। ऐसे इंसाफ मिलने का क्या फ़ायदा? इसीलिए कातिलों के, मुजरिमों के और बलात्कारियों के हौसले बुलंद होते चले जाते हैं। उन्हें पता है कि यह हिंदुस्तान है, यहाँ पर पैसा देकर के आप छूट सकते हो, यहाँ कितना भी बड़ा क्राइम कर लो, यहाँ आप किसी को भी जान से मार दो और कुछ पैसे भरने के बाद आप आराम से अपनी ज़िंदगी घर में गुजारो। तो ऐसे मामलों में अगर सज़ा नहीं होगी तो फिर इसी तरह से चलता रहेगा। ये दुनिया यूं ही अपने घरों में जो है वो ज़िंदगी बसर करती रहेगी, और कल को इसी तरह से किसी न किसी की बेटी की इज़्ज़त अज़मत लुटती रहेगी। तो दोस्तों चलिए अब उन दोस्तों के नाम जो मुझे कमेंट करते हैं। कमेंट करने वालों में सबसे पहला नाम मोहम्मद रऊफ़, वाइफ है नाहिद बानो, हैदराबाद से। ओंकार, छोटा भाई बक्सवीर, पापा जी राजप्रीत, दादाजी इकबाल सरदार, गाँव जोड़किया, जिला श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, राजस्थान से हैं। और महराज आलम गोंडा, दिल्ली से हैं। राव मोहम्मद यासीन, लाहौर, पाकिस्तान से हैं। अब्दुल हादी, तकदीस फातमा, डॉक्टर अब्दुल समी, कुली बाज़ार, कानपुर से। मुंशाद अली, पनियाला, बिजनौर से हैं। जयपाल त्यागी, यूपी, बिजनौर से हैं। हरनाम सिंह, अलीगढ़ से हैं। हेमंत कुमार देवांगन, ज़िला जहांगीर, चांपा, छत्तीसगढ़ से हैं। तो चलिए दोस्तों, कल आपको फिर किसी नई स्टोरी में मिलूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद, जय भारत।